नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हमारे ये जो चैप्टर हमने चालू किया था बायोटेक्नोलॉजी, जो कि इकोसिस्टम से जुड़ा हुआ है, और इस टॉपिक के अंदर हमने इकोसिस्टम को अच्छे से पढ़ लिया। बायोटेक्नोलॉजी भी हमारा आज अंतिम चरण में है। बायोटेक्नोलॉजी का लास्ट टॉपिक बचा है, जो आज हम इसको संपूर्ण कंप्लीट करेंगे। और देखिए आप सभी, आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसजेनिक जीव। ट्रांसजेनिक जीव का तात्पर्य होता है रूपांतरित जीव। हम बायोटेक्नोलॉजी के जितने भी चरण पढ़ते हैं, उन चरणों में हम मुख्य रूप से ध्यान देते हैं किस प्रकार से किसी जीव को, किस प्रकार से किसी सूक्ष्म जीव को हम रूपांतरित करके मानव के लिए कल्याण योग्य बना दे। वही होता है आनुवंशिक अभियांत्रिकी का मुख्य योगदान। अब हमें इस ट्रांसजेनिक जीव का निर्माण करना है, तो ट्रांसजेनिक जीव जो होता है उसको बनाने के लिए हम किसी जाति के जीन को, जो अच्छा जीन होता है, उसको किसी अन्य जाति में स्थानांतरित करके उसको और उपयोगी बना देते हैं। अर्थात एक जाति के जीन को दूसरे जाति के जीन में स्थानांतरित करना, उसका समावेश करना कहलाता है ट्रांसजेनिक जीव या रूपांतरित जीव। इस ट्रांसजेनिक जीव को पराजनिक जीव भी कहते हैं, और यदि हम उसको कहें तो जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जीएमओएस भी कहा जाता है, इसको जीएमओएस भी कहते हैं। इसके बारे में देखें तो किसी जीव के अन्य जाति के जीन को स्थानांतरित कर दिया जाए तो इस प्रकार से बने संकर जीव जो होते हैं वो ट्रांसजेनिक जीव कहलाते हैं। हमने ट्रांसजेनिक जीवों को दो भागों में विभाजित किया, एक तो प्लांट्स के लिए ट्रांसजेनिक पादप और एनिमल के रूप में ट्रांसजेनिक जंतु। तो यहाँ ट्रांसजेनिक पादप के बारे में चर्चा करें। ट्रांसजेनिक प्लांट्स ऐसे प्लांट जिसको हमने रूपांतरित किया और मानव के लिए उपयोगी बनाया है। तो हमें इसके लिए कुछ चरणों को ध्यान में रखना पड़ता है। किसी भी जीव को आप रूपांतरित करना चाहते हो तो रूपांतरित करने के लिए हमें सिस्टम से चलना पड़ता है। आपको यह ध्यान देने की आवश्यकता हो कि किस प्रकार से उस जीव को रूपांतरित किया जा सकता है। और जिस प्रकार से हम देखें यहाँ पर, तो फर्स्ट पॉइंट होगा पादपों में वांछित जीनों का समावेश करना। आप जिस पादप को रूपांतरित करना चाहते हो, उस पादप को रूपांतरित करने से पहले हमें उसमें कौन सा जीन डालना है। जिस प्रकार से हम बायोटेक्नोलॉजी में देख रहे थे कि प्लाज्मिड, आपने जीवाणु कोशिका का प्लाज्मिड लिया, उस प्लाज्मिड के अंदर हम डीएनए को या उस प्लाज्मिड को विशिष्ट खंडों पर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर एंजाइम से काट रहे थे। काटने के बाद में आपने उसके अंदर वांछित जीन को समावेशित करके जोड़ दिया लाइगेज की सहायता से, तो आपने उसको रूपांतरित कर दिया। अब रूपांतरित करने के लिए हमें पहला कार्य करना पड़ता है किस प्रकार से उसके अंदर हम जीन जो होता है या वांछित जो जीन होती है उसको डाले। तो वांछित जीन को डालने के लिए हमें उसका चयन करना पड़ेगा, सिलेक्शन। सबसे पहली प्रायोरिटी होती है सिलेक्शन करना। तो उसको पराजनिक पादप को बनाना है तो उसके लिए पहला चरण होगा कि वाहक या स्थानांतरित किए जाने वाले जीन को पृथक करना। हमें पहले जीन को पृथक करना है। जिस जीन को आपको स्थानांतरित करना है उस जीन को आप पहले पृथक कीजिए। अब पृथक कर लिया, पृथक करने के बाद क्या करेंगे, तो पृथक करने के बाद में हमें पुनर्योजित प्लाज्मिड को बनाना है और उसको एग्रोबैक्टीरियम का रूपांतरण करना है। पुनर्योजित प्लाज्मिड का तात्पर्य होता है आपको जो जीवाणु का प्लाज्मिड मिला है उस प्लाज्मिड के अंदर हमें वांछित जीन को डालना है। तो आपने वांछित जीन को समावेशित कर दिया। अब ये जो वांछित जीन डाला है, अर्थात यह प्लाज्मिड जो है वो रूपांतरित हो गया। तो इस प्रकार से ये बन गया पुनर्योजित प्लाज्मिड, उसको बना लिया। उसके बाद में एग्रोबैक्टीरियम का रूपांतरण करना। यहाँ एग्रोबैक्टीरियम का नाम दे रखा है, मैंने आपको पहले बताया था कि उच्च वर्ग के जो पादप होते हैं, हायर प्लांट्स, उसके अंदर एग्रोबैक्टीरियम ऐसा होता है जो आनुवंशिक अभियांत्रिकी या आनुवंशिक रूपांतरण को प्रेरित करता है। एग्रोबैक्टीरियम जो होता है जीवाणु, उसको किसी सहारे की आवश्यकता नहीं है, वह नेचुरल रूप से खुद ही ऐसे सक्षम होता है कि पादप कोशिका को रूपांतरित कर सके। तो हमें इसका लाभ उठाना है। तो हमने एग्रोबैक्टीरियम के अंदर उसको स्थानांतरित कर दिया। अब रूपांतरित एग्रोबैक्टीरियम जो है उस एग्रोबैक्टीरियम का पादप कोशिका में स्थानांतरण करेंगे। अब आपने क्या कर दिया, पहला चरण तो वांछित जीन को ले लिया, उस वांछित जीन को प्लाज्मिड में जोड़ दिया। अब इस प्लाज्मिड के द्वारा हमने एग्रोबैक्टीरियम को रूपांतरित कर दिया, और उस एग्रोबैक्टीरियम का उपयोग करके जो आपने रूपांतरित एग्रोबैक्टीरियम तैयार किया है, उस एग्रोबैक्टीरियम का उपयोग करके हमें हायर प्लांट्स जो होते हैं उस प्लांट के सेल में इसको स्थानांतरित कर देना है। अब आपने जब प्लांट के सेल में इसको स्थानांतरित कर दिया है तो पादप कोशिका में स्थानांतरित करने के बाद में पादप कोशिका को रूपांतरित करने की पूर्ण क्षमता इस एग्रोबैक्टीरियम में होती है। तो देखिए अब स्थानांतरित जो कोशिका होती है उस स्थानांतरित कोशिकाओं का चयन करते हैं और पादपों का पुनर्जनन करते हैं। आपने एग्रोबैक्टीरियम जो रूपांतरित किया उसको प्लांट्स के अंदर जो होता है उसमें स्थानांतरित कर दिया, कोशिका में स्थानांतरित कर दिया। अब कोशिका में स्थानांतरित करने के बाद में पादप कोशिका क्या होती है, अपने आप
रूपांतरित होगी। किसके कारण से? एग्रोबैक्टीरियम के कारण से। तो एग्रोबैक्टीरियम उस प्लांट सेल को रूपांतरित करेगा और उस प्रकार से रूपांतरित करेगा कि हमारा वांछित जो जीन होता है वो उस प्लांट के अंदर चला जाए, क्योंकि हमने वांछित जीन को एग्रोबैक्टीरियम में डाला है, तो वह एग्रोबैक्टीरियम उस वांछित जीन को उस प्लांट सेल में प्रवेश करवा देगा। अब इस प्रकार से जो रूपांतरित कोशिका होती है, आपने देखा कि प्लांट से जो आपने 100 सेल लिए, 200 सेल लिए, उस सेल में से कौन सी सेल ऐसी है जो जेनेटिकली मॉडिफाइड हो चुकी है या आनुवांशिक रूप से रूपांतरित हो चुकी है। आप उस सेल को लेंगे और उन सेलों का चयन करेंगे, उसका पुनर्जनन करेंगे, अर्थात उनकी संख्या को क्या करेंगे? बढ़ाएंगे, ग्रोथ करेंगे, उसकी संख्या को बढ़ाने का कार्य करेंगे। अब आपने संख्या बढ़ा दी तो हमारा यहां तक का कार्य सक्सेस हो गया। अब वांछित जीनों की पराजनी पादप में अभिव्यक्ति की पुष्टि करना। अब जब वो प्लांट तैयार होता है तो उस प्लांट में हम देखेंगे क्या वांछित जीन का प्रवेश हुआ है कि नहीं हुआ है, क्या हमने जो वांछित जीन डाली है उस वांछित जीन के अनुसार उस प्लांट के अंदर मॉडिफिकेशन हुआ कि नहीं हुआ। और यदि यह हमारा काम सक्सेस हो जाए तो हम इस ट्रांसजेनिक पादप को या ट्रांसजेनिक जो जीव होता है उसको आसानी से निर्मित कर सकते हैं। तो हमें इन चरणों को ध्यान में रखना चाहिए। परीक्षा के अंदर आपको ये चरण क्रमबद्धता पूछ सकता है। आपके सामने जो ऑप्शन होंगे उन ऑप्शन के अंदर इसको साथ में लिख करके उसको कौन सा इसका क्रम सही है, 1 2 3 4 है या 1 3 2 4 है, इस प्रकार से आपको क्रम दिए जाएंगे। तो आपको सिस्टम जो होता है इसका क्रम जो होता है चरणबद्ध रूप से याद होना चाहिए। पहला चरण एक बार फिर से देख लीजिए आप, वहां के स्थानांतरित किए जाने वाले जीन को पृथक करो, फिर उसको पुनर्जीवित प्लाज्मिड बनाओ, प्लाज्मिड बनाने के बाद में एग्रोबैक्टीरियम को रूपांतरित करो, फिर एग्रोबैक्टीरियम को और यहाँ पर जो प्लांट सेल उनको साथ में संवर्धित करना है, दोनों को साथ में डाल दिया। एग्रोबैक्टीरियम खुद अपने आप में ऐसी क्षमता रखता है कि जो पादप सेल को रूपांतरित कर सकता है, तो इसने पादप की कोशिका को चेंज कर दिया। रूपांतरित करने के बाद में हम देखेंगे क्या पादप की कोशिका रूपांतरित हुई या नहीं हुई है, तो उसका सिलेक्शन करेंगे, उसकी संख्या में ग्रोथ करेंगे और उसकी पुष्टि करेंगे लास्ट में कि हमारा काम सक्सेस हुआ या नहीं। अब इस ट्रांसजेनिक पादप के द्वारा आप देखें तो हमने बहुत सारे लाभ अभी तक प्राप्त कर लिए। कुछ लाभों का या कुछ उपयोग के बारे में हम कहें तो हम चर्चा करना चाहेंगे। देखिए आप सभी, पराजनी पादपों में उत्पन्न किए गए महत्वपूर्ण लक्षण, ऐसे कौन कौन से लक्षण हैं जो पराजनी पादपों में हमने तैयार किए। पहला लक्षण है कीट प्रतिरोधिता वाले बीटी कपास का विकास। हमने इन ट्रांसजेनिक प्लांट के अंदर या हमने इस ट्रांसजेनिक जो विधि होती है इस मेथड के द्वारा ऐसे प्लांट्स तैयार किए हैं जिसके अंदर जो होता है कीट प्रतिरोधिता पाई जाती है। अब बीटी कपास, यहाँ पर बीटी का अर्थ आप सभी जान ही चुके हैं, पहले वीडियो में हमने बता दिया है। बीटी का तात्पर्य होता है बैसिलस thuringiensis, बैसिलस thuringiensis। ऐसा कपास का पौधा हमने इस बीटी कपास को तैयार किया है जिसके अंदर कीट प्रतिरोधिता पाई जाती है, अर्थात उसमें कीड़ों से लड़ने की क्षमता है। कोई भी कीड़ा जिस कपास के पौधे का पत्ता खाएगा तो वह निश्चित रूप से मर जाएगा, अर्थात इसमें कीट प्रतिरोधिता पाई जाती है। साथ साथ में हमने बनाया है सुपर पोटैटो का विकास। पोटैटो, अब ये सुपर पोटैटो जो बना, पोटैटो का अर्थ होता है आलू, तो यहाँ सुपर पोटैटो कैसा है, हम सभी जानते हैं कि आलू का उपयोग करते हैं भोजन के रूप में। तो आलू के अंदर जो पोषक तत्व होता है वह होता है स्टार्च। आलू हमें स्टार्च प्रदान करता है, चावल हमें स्टार्च प्रदान करता है। तो आप आलू खा रहे हो तो आपको सिर्फ स्टार्च मिल रहा है। स्टार्च जो होता है एनर्जी के रूप में भले कार्य करेगा परंतु उसका जो होता है एक्स्ट्रा बेनिफिट और कुछ नहीं है। हम इस ट्रांसजेनिक प्लांट की मदद से, इस ट्रांसजेनिक विधि की मदद से ऐसे सुपर पोटैटो या ऐसे आलू का विकास कर सकते हैं जिसके साथ में अंदर प्रोटीन भी होता है। अब हमें दालों की जगह यदि हम आलू खाएंगे तो हमें स्टार्च के साथ साथ में प्रोटीन भी मिल जाएगा। तो यह सुपर पोटैटो हमारे लिए बहुत लाभप्रद सिद्ध होगा। भारतवर्ष में अधिकांश लोग आलू की सब्जी पसंद करते हैं तो उनको साथ में प्रोटीन की मात्रा नहीं मिलती, परंतु हमने इस सुपर पोटैटो का विकास किया जो स्टार्च के साथ साथ में प्रोटीन का भी धनी है। नेक्स्ट देखिए, फलों का विलंबित परिपक्वन। इसके बारे में हम चर्चा करें। फलों का विलंबित परिपक्वन, हम सभी जानते हैं कि जितने भी फल होते हैं उसको हम परिरक्षण करना चाहें या उसका भंडारण करना चाहें तो निश्चित समयावधि होती है, उसके बाद में वह जो होता है फल वो खराब होने लग जाता है। हम चाहते कि ऐसा नहीं हो, किसी भी फल को लंबे समय तक संरक्षित रखने की इच्छा हो हमारे अंदर, हम लंबे समय तक उसको संग्रहित करना चाहते हैं, तो हम क्या करें, तो इसके लिए भी हम ट्रांसजेनिक पादप का उपयोग कर सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि आजकल जो मार्केट में टमाटर चल रहे हैं वह जो उनकी सेल वॉल होती है उसके अंदर जितनी भी कोशिका उनकी सेल वॉल इतनी मजबूत होती है कि वह टमाटर जल्दी खराब नहीं होते। कुछ टमाटर ऐसे होते हैं देसी टमाटर जो होते हैं जल्दी से जल्दी 1 या 2 दिन में खराब हो जाते हैं, परंतु मार्केट में आजकल जो टमाटर चल रहे हैं वो ऐसे हैं जो कम से कम सप्ताह भर तक जो होते हैं जल्दी खराब नहीं, तो सप्ताह भर तक उसका उपयोग किया जा सकता है। तो उसका विकास हमने कैसे किया वो देखिए आप सभी।
विलंबित परिपक्वन मतलब उसका परिपक्वन विलंब से होगा, लेट होगा, लंबे समय तक वह चलेंगे। तो हमने क्या कोशिका भित्ति का अपघटन करने वाला जो सेल वॉल को गलाता है उस एंजाइम जिसका नाम है पॉलीगैलेक्टोरोनेज, इस पॉलीगैलेक्टोरोनेज की मात्रा को कम कर दिया और इसकी मात्रा को कम करके फ्लेवर सेवर टमाटर का विकास किया है। तो ऐसा टमाटर, ये फ्लेवर सेवर टमाटर जो होता है वो आनुवांशिक रूप से रूपांतरित है, ट्रांसजेनिक प्लांट्स के अंदर आता है। तो फ्लेवर सेवर टमाटो का विकास करने के लिए हमने क्या किया, तो हमने जो सेल वॉल होती है किसी भी कोशिका की जो स्ट्रक्चर होती है वो सेल वॉल की वजह से बनी रहती है। मानव शरीर के अंदर या जंतु कोशिका में सेल वॉल नहीं होती, प्लांट्स के अंदर सेल वॉल पाई जाती है। तो यह जो सेल वॉल होती है उस सेल वॉल को हमने क्या किया कि मजबूती प्रदान करनी है, हमें सेल वॉल गले नहीं। तो एक ऐसा एंजाइम जो सेल वॉल को गला देता है वो है पॉलीगैलेक्टोरोनेज। अब इस एंजाइम जो सेल वॉल को गलाता है उसकी मात्रा को हमने इस ट्रांसजेनिक विधि से कम कर दिया। अब इस एंजाइम की मात्रा कम होगी तो सेल वॉल जो होती है वो गलेगी नहीं, अर्थात वह जो फल होता है वो लंबे समय तक संरक्षित रखा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, इंगो पोर्टिकस नामक वैज्ञानिक ने धान की गोल्डन राइस किस्म का विकास किया। हम जो चावल का उपयोग करते हैं, मैंने पहले बताया कि आलू और चावल में स्टार्च की मात्रा होती है, तो यह गोल्डन राइस जो था उसका विकास किया गया। इस ट्रांसजेनिक विधि के द्वारा गोल्डन राइस बनाया गया। इस गोल्डन राइस का क्या फायदा है, तो गोल्डन राइस जो होता है वह हमें स्टार्च के साथ साथ में विटामिन ए भी प्रदान करता है। विटामिन ए का धनी है। आप चावल खा रहे हो तो चावल में आपको स्टार्च के साथ साथ में विटामिन ए भी मिल रहा है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, तो आप इस चावल का उपयोग करोगे तो आपको चावल खाने का भी इंजॉय मिल जाएगा और साथ साथ में विटामिन ए भी प्राप्त हो जाएगा। तो गोल्डन राइस जो होता है वो विटामिन ए का धनी है। ये सेकेंड एग्जाम में पूछा जा चुका प्रश्न। और धान के अंदर चावल में ही लाइसिन, दालों में मेथियोनिन व ट्रिप्टोफैन का विकास किया गया। यह जो होते हैं अमीनो अम्ल होते हैं, अमीनो एसिड, हमारे जितने भी अमीनो अम्ल होते हैं उसमें से 10 ऐसे अमीनो अम्ल जो आवश्यक होते हैं। तो इन आवश्यक अमीनो अम्लों को बनाना है तो अमीनो अम्ल जो होते हैं प्रोटीन के धनी होते हैं वैसे। तो धान जो होता है उस धान के अंदर लाइसिन, दालों में मेथियोनिन और ट्रिप्टोफैन का विकास करके हम चाहें तो साथ साथ में खाने के साथ साथ में इन अमीनो अम्लों को डेवलप करके ट्रांसजेनिक विधि के द्वारा इसका भी फायदा उठा सकते हैं। और जीवाणुओं से हमने उपयोग करके पीएचबी बनाया। पीएचबी का फुल फॉर्म होता है पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट। इस पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट जो होता है जिसको हम जैव अपघटनीय प्लास्टिक कहते हैं, इसको भी तैयार किया गया। इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो हमने जीवाणु होता है उस जीवाणु के जीन को अरेबिडोप्सिस थैलियाना जो प्लांट्स होता है उसमें स्थानांतरित कर दिया और उसमें स्थानांतरित करके हमने पीएचबी का निर्माण किया है, पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट। और यह ऐसा होता है जिसका उपयोग करके हम जैव अपघटनीय प्लास्टिक को बना सकते हैं जो हमारे पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करेगा। तो यह हमारे जो ट्रांसजेनिक प्लांट हो गया जिसको हम कहते हैं परागजनी पादप भी कह सकते हैं। और साथ साथ में हम देखें ट्रांसजेनिक एनिमल किस प्रकार से हम जंतु को रूपांतरित करते हैं। ट्रांसजेनिक एनिमल बनाने के लिए हम कुछ मेथड अपनाते हैं। सबसे पहले देखिए कि इसके विकास के लिए अन्य स्रोत से प्राप्त बाह्य जीन या डीएनए को, हमें जो बाह्य जीन मिला है, बाह्य डीएनए मिला है, कौन सा डीएनए जो वांछित है उसको हम माइक्रो इंजेक्शन, सूक्ष्म इंजेक्शन के द्वारा या भ्रूणीय स्तंभ कोशिका माध्य जीन स्थानांतरण प्रक्रिया के माध्यम से जंतु की कोशिका में स्थानांतरित करते हैं और या भ्रूण के अंदर स्थानांतरित करते हैं। और इस प्रकार से जो होता है वो ट्रांसजेनिक एनिमल या ट्रांसजेनिक जंतु का निर्माण होता है। ये ट्रांसजेनिक एनिमल जो होता है इसके भी कुछ उपयोग होते हैं। अब पहला है ट्रांसजेनिक चूहे ऑन्कोमाउस में कैंसरों के जीन स्थानांतरित किए गए व कैंसर को समझा गया। हम जब भी एनिमल पर किसी औषधि का प्रयोग करते हैं तो सीधा एनिमल के रूप में मनुष्य का उपयोग नहीं करते। हम एनिमल के रूप में किसी चूहे का उपयोग करेंगे, किसी बंदर का उपयोग करेंगे और फिर वह दवा यदि लागू होती है तभी इसको इंसानों के ऊपर परखा जाता है। तो यहाँ पर हम इस कैंसर जो होता है, ऑन्कोमाउस जो होता है, ट्रांसजेनिक जो ऑन्कोमाउस के अंदर कैंसर के जो जीन होते हैं स्थानांतरित किए गए और उसके बारे में कैंसर की स्टडी की गई कि किस प्रकार से कैंसर होता है और किस प्रकार से कोशिकाओं का विभाजन इसमें होता है, किस प्रकार से रोग फैलता है। तो हम ट्रांसजेनिक एनिमल के द्वारा भी यह जो होता है लाभ प्रदान कर सकते हैं। दूसरा है मानव वृद्धि हार्मोन की प्राप्ति। आप सभी जानते हैं कि हमारी ब्रेन्स के अंदर जो ग्रंथि होती है ब्रेन में, जिसका नाम है पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड्स, जिससे एक हार्मोन निकलता है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, मानव वृद्धि हार्मोन। अब इस मानव वृद्धि हार्मोन जो होता है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, जिसके अंदर इसकी मात्रा अधिक होगी उसकी वृद्धि को अधिक होगी और जिसकी वृद्धि अधिक होगी उसको बोलते हैं अति भीमकायता। और जिसके अंदर ग्रोथ हार्मोन की मात्रा कम होगी वह व्यक्ति बौना रह जाता है। तो यह जो बोनेपन का लक्षण होता है इसको दूर करना है तो हमारे पास में इस ट्रांसजेनिक एनिमल विधि के द्वारा ऐसे मानव वृद्धि हार्मोन भी बनाए हैं
जिसके द्वारा हम इसका उपयोग करके जिस व्यक्ति में आनुवंशिक रूप से जो बोनापन होता है उसको भी दूर करना चाहे तो कर सकते हैं। आप सभी एक बात और भी जानते हैं कि मनुष्य के अंदर आजकल ये बीमारी बहुत ज्यादा प्रचलित है, डायबिटीज, जिसको हम कहते हैं शुगर। शुगर की समस्या होने का मुख्य कारण होता है शक्कर खाना नहीं है, मुख्य कारण होता है कि हमारी जो अग्नाशय ग्रंथि होती है, जो ग्रहण से जुड़ी हुई है, उस अग्नाशय ग्रंथि के अंदर जो बीटा सेल्स होती हैं, उन बीटा सेल्स के अंदर एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है इंसुलिन। इंसुलिन ऐसा हार्मोन होता है जो हमारे ब्लड के अंदर जो होता है शर्करा के स्तर को डाउन करता है, अर्थात रक्त के अंदर शर्करा को कम करने का कार्य करता है। अब जिस व्यक्ति के अंदर बीटा सेल्स अच्छे से कार्य नहीं करेंगे तो इंसुलिन अच्छे से नहीं बनेगा, इंसुलिन नहीं बनेगा तो उसके ब्लड में जो शर्करा का स्तर तो कम नहीं होगा, बढ़ेगा, अर्थात उस व्यक्ति को जो होता है वो शुगर की समस्या, डायबिटीज की समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इंसुलिन को यदि हम गोली के रूप में, टैबलेट के फॉर्म में लेते हैं, परंतु यदि मान लीजिए आपको डायबिटीज की मात्रा या शुगर की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो आपको इंसुलिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। इंसुलिन के इंजेक्शन जो होते हैं वो बनाने का जो श्रेय होता है वह भी हमारी इस आनुवंशिक अभियांत्रिकी, जेनेटिकल इंजीनियरिंग जो होता है उसी को जाता है। हम इसके बारे में एक पॉइंट और देखें कि वर्तमान के अंदर मानव में इंसुलिन जो होता है वह बनाने के लिए ई कोलाई जीवाणु, इस ई कोलाई जीवाणु से प्राप्त किया जा रहा है, जिसे ह्यूमुलिन कहते हैं। और इसी इंसुलिन को हम ह्यूमुलिन नाम के रूप में भी संबोधित कर देते हैं। तो यह ई कोलाई से हमने ऐसा जीन जो होता है इसी कोलाई से प्राप्त किया है जिसको ह्यूमुलिन कहते हैं, और इसका उपयोग करके हम जेनेटिकल जो इंजीनियरिंग होता है इसका उपयोग करके मानव का जो होता है इस डायबिटीज में भी कल्याण कर सकते हैं। अब एक हीमोफीलिया और थैलेसीमिया जैसे रोगों का उपचार, बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जो हमें संक्रामक के रूप में फैलती हैं, परंतु कुछ बीमारियां ऐसी होती है जो जेनेटिकली होती है। जेनेटिकली का तात्पर्य होता है आनुवंशिक रूप से हमारे अंदर उत्पन्न होती है, और ऐसी बीमारियों को दूर करना या इसका इलाज करना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि यह जो होता है वो आपके जेनेटिकली, आपके डीएनए के अंदर ही ये बीमारी छुपी हुई है। अब इस बीमारी को कैसे दूर करें? तो इस बीमारी को दूर करना वैसे तो काफी मुश्किल और मशक्कत का काम है, फिर भी हम चाहें तो इसको दूर करने के लिए कुछ मात्रा में हम ट्रांसजेनिक एनिमल का उपयोग करके या इस विधि के द्वारा कम कर सकते हैं। कैसे? यहाँ देखिए, तो हीमोफीलिया बीमारी और थैलेसीमिया बीमारी है। हीमोफीलिया का तात्पर्य होता है हमारा जो ब्लड होता है उस रक्त का स्कंदन करना, हमारे जो रक्त का स्कंदन करने वाले जो सेल्स होती हैं, या हम कहें कि खून को जमाने के लिए जो विषय विटामिन की बात करें तो क्या होता है, और बाद में और तत्व की बात करें तो हम देखें कि यह हमारा रक्त जो होता है जिसको जमाना या रुधिर का थक्का जमाना कहते हैं। तो रुधिर का थक्का जमाने के लिए कुछ कारक जिम्मेदार होते हैं जिसको हम कहते हैं रक्त स्कंदन कारक। तो यह एक जीनी व्याधि है जिसमें रक्त का थक्का जमाने वाले कारक 2, 8 और 9, तो यह 2, 8, 9 जो रक्त का थक्का जमाते हैं इनका अभाव हो जाता है। जिस व्यक्ति के अंदर हीमोफीलिया बीमारी होगी उस व्यक्ति के अंदर रक्त का थक्का नहीं जमेगा। अब आप सभी जानते हैं कि चाहे छोटी सी भी चोट लग जाए और खून का थक्का नहीं जमे तो निश्चित रूप से हमारा खून का स्तर बंद नहीं होगा, और लगातार खून बहने से व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। तो खून का थक्का जमना तो बहुत जरूरी है। अब क्या करें? तो हम जो होता है इस ट्रांसजेनिक एनिमल विधि के द्वारा हीमोफीलिया को कुछ मात्रा में दूर करने का जो आइडिया होता है, कुछ मात्रा में इसको दूर कर सकते हैं। किस प्रकार से दूर करें? एक बार आप सभी देखिए, हीमोफीलिया क्या है? तो यह एक जीनी व्याधि है जिसमें रक्त का थक्का जमाने वाले कारक 2, 8 और 9 जो होते हैं उसका अभाव हो जाता है। तो हम अपने प्रयोग के द्वारा हम इस ट्रांसजेनिक एनिमल जो होता है इस मेथड के द्वारा चाहें तो हम कुछ कारक जो होते हैं जैसे कारक 8 है, जैसे कि कारक 9 है, इन कारकों को चाहें तो बना सकते हैं। यह ऐसे कारक होते हैं जिसका निर्माण ट्रांसजेनिक जो मेथड होता है उसके द्वारा बनाते हैं, और यह कारक एक बार बन गए तो इसको मानव शरीर में प्रवेश करवा दिया जाता है, तो हमें कुछ हद तक लाभ जरूर प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से हम ट्रांसजेनिक पादप के द्वारा गोल्डन राइस प्राप्त कर सकते हैं, सुपर पोटैटो प्राप्त कर सकते हैं, साथ में हम देखें तो बीटी कपास, बैसिलस थुरिजेंसिस कपास को प्राप्त कर सकते हैं जो कीट रोधिता का लक्षण रखता है, और साथ में हम चाहें तो ह्यूमुलिन के रूप में इंसुलिन को प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ पर हीमोफीलिया जैसी आनुवंशिक रोगों को, इस बीमारी को हम चाहें दूर करने के लिए कारक 8 और 9 का उपयोग करके हम चाहें तो इसको भी मानव के कल्याण के अंदर उपयोग किया जा सकता है। आज यह हमारा बायोटेक्नोलॉजी और साथ में इकोसिस्टम दोनों टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपके सामने नेक्स्ट क्लास में हम लेके आएंगे कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो पुराने एग्जामों में पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जामों की दृष्टि से भी वह बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। जितना भी हमने पढ़ा है, हम सेकेंड ग्रेड का पेपर
सीईटी का जो दूसरे स्टेट में एग्जाम होता है उसका पेपर है, उसके अलावा पटवारी का जितने भी एग्जाम है उनके जो क्वेश्चन होते हैं इंपॉर्टेंट जो कवर कर सकते हैं उन क्वेश्चन को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत होंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप वीडियो को अधिक से अधिक देखें, लाइक करें, शेयर करें और सभी को इसको लाभ प्रदान करवाएं। आप सभी से रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि आप वीडियो को पूरा देखिए। यदि कोई चीज छूट गई आपकी हल्की सी भी और हो सकता है वही एग्जाम में आ जाए, टपक जाए, तो हमारे लिए समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो हम पूरा कवर करेंगे तो निश्चित रूप से हमें पूरा फायदा होगा। धन्यवाद। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए।